मेड थ्रू टैक्स लॉस, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। ठीक है, 2021 में अभी सितंबर में आया था ये लास्ट ऑर्डिनेंस। उसके जरिए इसमें अमेंडमेंट्स कुछ की गई हैं, वो इसमें ब्लू कलर में दी हुई है। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेटेड है हमारे पास। अच्छा, सेल्स टैक्स जो है वो किस किस पे होता है? जब सेल होती है, ठीक है, इंपोर्ट होती हैं चीज़ें, या आप एक्सपोर्ट करते हैं, या प्रोडक्शन कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आप कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, इन जब भी किसी भी चीज़ की सेल होगी, जिन इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, या उनकी कंजम्पशन होगी, तो सेल्स टैक्स उस पर लागू होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं उनको। एक तो आपको एक्टिव टैक्स पेयर का पता होना चाहिए। ठीक है, टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन अहम है। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा एक्टिव टैक्स पेयर होता है। ठीक है। अच्छा, जो बंदा ये अब ये कह रहा है कि जो बंदा नीचे वाली कंडीशन, चार कंडीशन में फॉल नहीं करता, चार कैटेगरीज में फॉल नहीं करता, वो एक्टिव टैक्स पेयर होगा। ठीक है, मीन द रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, नीचे वाली एक कैटेगरी में अगर वो फॉल कर गया तो वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। ठीक है, मसलन कौन कौन सी है जी? ब्लैक लिस्टेड है, या रजिस्ट्रेशन उसकी सब सस्पेंड हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, या वो फिर सेल्स टैक्स की रिटर्न जो है सेक्शन 26 में जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करता। ठीक है, फिर भी वो, अच्छा, या फिर वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता। ठीक है, या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न जो होती है, नॉर्मल रिटर्न, वो 114 सेक्शन है उसमें होती है, और जो स्टेटमेंट है, ठीक है, एक, वो 115 में होती है। और जो इनकम, ये जो दोनों चीज़ें, स्टेटमेंट ऑफ, ये 115 की जो स्टेटमेंट होती है फाइनल टैक्सेशन की होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, नॉर्मल रिटर्न या फाइनल टैक्सेशन की जो स्टेटमेंट है, वो भी अगर फुल उसको सबमिट नहीं करता। ठीक है, या जो बंदा जो जिसको विद एजेंट है, ठीक है, वो विद एजेंट की स्टेटमेंट है जो सेक्शन 165 के तहत उसने, हर विद होल्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी है कि जो टैक्स विदहेल्ड करे उसको डिपॉजिट करवाए, और वेल गवर्नमेंट के एक्सचेकर में डिपॉजिट कराए, उसका एक स्टेटमेंट भी दे कि मैंने फलां फलां बंदे से टैक्स डिडक्ट किया था और उसको डिपॉजिट करवाया, करवा दिया है। ठीक है, फलां डेट को, तो वो उसकी स्टेटमेंट एक देता है। अगर वो नहीं देता तो भी वो बंदा इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये चार कैटेगरीज हैं, जो इनमें फॉल नहीं करता वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बंदा इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करता वो एक्टिव टैक्स पेयर है। ठीक है। अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये बस इसको आपको सेक्शन पता होना चाहिए इनकम टैक्स का, वरना इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये अप्रोप्रिएट ऑफिसर है, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएट ऑफिसर से मुराद हर वो बंदा है जिसको बोर्ड ऑथराइज कर दे। ठीक है, कि ये मतलब आप कोई कोई इशू बनाया कहीं पे, किसी भी एरिया में, किसी भी टैक्स ऑफिस में, तो बोर्ड बोर्ड जो है किसी बंदे को अपॉइंट कर देता है। ठीक है, कि यार ये इस बंदे ने नोटिफिकेशन के जरिए कह देता है कि इस बंदे ने ये जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है, या ये बंदा अपॉइंट किया गया है जो इशू बना है उसको ये डील करेगा। ठीक है, तो वो क्या है? वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर है। ठीक हो गया, इसकी आपको पता होना चाहिए। क्लास 2 है। एरियर, अच्छा, एरियर का ये है कि जिस दिन कोई भी टैक्स ड्यू था लेकिन वो पे नहीं हुआ, मसलन आज आप मैंने आज मेरे पे आज टैक्स बनता था फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन का, वो मैंने पे नहीं किया। ठीक है, तो वो एरियर बन गया। ठीक है, एनी on any day the sales tax due and payable by the person under this act before that day but which has not yet been paid, वो आप पे, हम पे, किसी बंदे पे उसने पेएबल था, उस पे लाइबिलिटी थी उस पे, लेकिन वो उसने पे नहीं किया, तो वो क्या है? एरियर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आप सब क्लास का पता होना चाहिए। जिस दिन ड्यू है उस दिन पे नहीं हुआ तो उसके बाद वो क्या बना? वो एरियर बन जाएगा। एसोसिएट, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एसोसिएट या एसोसिएटेड पर्सन, इसको भी आप लाजमी देखिएगा इसका। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मैंने आपको बतानी है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट सोलली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट वन पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द अदर और बोथ पर्सन आर एम्प्लॉयज ऑफ अ थर्ड पर्सन। ठीक है, दो बंदे हैं, वो आपस में एसोसिएट नहीं कहलाए होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के, अगर क्योंकि वो एक दूसरे के, एक बंदा एम्प्लॉय है, एक बंदा एम्प्लॉयर है, तो वो एसोसिएट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि एक बंदा एम्प्लॉय है और दूसरा एम्प्लॉयर है तो जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर का एसोसिएट है, ऐसा हरगिज नहीं। ठीक है, ये सब क्लास ये कह रहा है। या फिर दो बंदे हैं, वो किसी एक
थर्ड पर्सन है, उसके उसके एम्प्लॉइज हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों बंदे और जो बंदा जिसके जो एम्प्लॉयर है, जिसके वो एम्प्लॉय हैं, वो एसोसिएट्स हैं। ये हरगिज इसका मकसद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसोसिएट है। बाय एम्प्लॉयमेंट जो है वो एसोसिएशन नहीं होती। अच्छा, अब ये बंदे हैं जो ये एसोसिएट हैं, कौन कौन से? इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल का, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव की आगे डेफिनेशन में उसने बताया है कौन कौन से बंदे रिलेटिव हैं। ये बंदे हैं रिलेटिव। एंसेस्टर है, ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, आर एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, आर ऑफ अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, आर अ स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल, आर ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लास ए, ठीक है। ये रिलेटिव डेफिनेशन है। अब वो ये इसको हम वापस चलते हैं। वो कहता है कि इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव वो क्या है, दोनों एसोसिएट हैं। अच्छा, अब एक एसोसिएशन है, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? एक फर्म है, एक से ज्यादा बंदे मिले हैं, उन्होंने मिलकर एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बंदे हैं, दो पार्टनर हैं, तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एसोसिएट कहलाएगा, ठीक है। और एक साइड पे हम अब आप एसोसिएशन को देख लें। पहली बात तो ये है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एसोसिएट है। फिर एक पार्टनर और दूसरा जो एसोसिएशन है वो भी जो पार्ट एसोसिएट होंगे अगर, अब देखें, अ मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन अ पर्सन एंड द एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऊपर क्या था बी में? बी में ये था कि दो मेंबर हैं, एक मेंबर दूसरे मेंबर का एसोसिएट है। यहाँ पे क्या है, एक मेंबर एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एसोसिएट कब होगा? am a member of an association of persons and the association, यानी association of persons और association कब जी? where the member either alone or together with an associate or associates under another application of this section controls 50% or more of the rights to income or capital of the association। सिंपल आप इसको कह लें कि जब एक बंदा उसने उसके पास एसोसिएशन के 50% या उससे ज़्यादा के शेयर होंगे, या उसकी राइट टू इनकम होगा, या कैपिटल होगा उसका, यानी उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसने ज़्यादा सरमाया लगाया है, 50% या उससे ज़्यादा किसी बंदे ने, तो वो बंदा जिसका 50% या उससे ज़्यादा कैपिटल है, सरमाया है, और एसोसिएशन है पर्सन, दोनों आपस में एसोसिएट कहलाएंगे। अगर उसका 45% है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा बंदा एसोसिएट नहीं कहला ऐसा बंदा और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एसोसिएट नहीं कहलाएंगे अगर उसका 50% से कम शेयर है, ठीक है। जिस बंदे का 50% से ज्यादा शेयर है वो और एसोसिएशन पर्सन जो है वो एसोसिएट कहलाएंगे। ट्रस्ट और एक ट्रस्ट है, ठीक है, और वो बंदा जो ट्रस्ट उस ट्रस्ट से फायदा उठाता है, वो दोनों भी एसोसिएट कहलाएंगे, ठीक है। अब शेयर होल्डर, वही बात आगे आ गई। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी वेयर द शेयर होल्डर आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएशन ऑफ, अब इसमें वही है, एक शेयर होल्डर है और एक कंपनी है। वो शेयर होल्डर और कंपनी कब एसोसिएट कहलाएंगे? जब वो बंदा अकेला या किसी दो बंदों के साथ मिलकर, मतलब दो बंदे हैं, उन दो शेयर होल्डर हैं, उनके दोनों के, एक के 45 है, एक के 5% है शेयर, ठीक है, 50 हो गए। या एक बंदा अकेला है खुद, उसके 50% है या उससे ज्यादा है, ठीक है। या दोनों को मिलाकर, या एक अकेले बंदे के शेयर जो हैं कंपनी में वो 50% या उससे ज्यादा हैं, तो वो बंदा अकेला या वो दोनों, ठीक हो गया। एक साइड पे और दूसरी साइड पे कंपनी, दोनों एसोसिएट कहलाएंगे, ठीक है। देखें, 50% आर मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी, उनकी जो दो बंदे हैं, या अकेला है अगर उसका 50% या उससे ज्यादा है, तो वो और कंपनी एसोसिएट कहलाएंगे अगर फिर उनके पास क्या है, वोटिंग पावर 50%, उनके पास 50% या ज़्यादा, उससे ज़्यादा जो है उनके पास वोटिंग पावर है, या राइट टू डिविडेंड्स उनके पास 50% या उससे ज़्यादा है, या फिर उनका जो राइट टू कैपिटल है उनका 50% या उससे ज़्यादा है, ठीक है। फिर वो कंपनी, और अगर एक ही बंदे के पास 50% या उससे ज़्यादा के शेयर है तो वो बंदा, अगर एक से ज़्यादा के पास है वो तो दोनों बंदे और कंपनी एसोसिएट्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको आगे आगे देखेंगे। ये वही चीजें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे टू कंपनीज है, वहाँ पे दो बंदे थे, ठीक, एक बंदा, एक शेयर होल्डर सॉरी, और एक कंपनी थी, ठीक है। यहाँ पे दो कंपनियां हैं, ठीक है। फिर वही बात है, 50% या वोटिंग पावर में, एंड डिविडेंड्स में, या कैपिटल में।
अच्छा, ये भी आप इसको लाजमी देखिएगा। 2 person shall not be associates under subclass A or B of paragraph 3 where the commissioner is satisfied that neither person may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of the other। तो बंदे एसोसिएट नहीं के होंगे जब कमिश्नर को पता चल गया या वो सेटिस्फाई है कि दोनों एक दूसरे के पास, दोनों के पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकें, ठीक है। या उस एक एक बंदा काम करता है तो ये इंटेंशन, हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा बंदा, अगर हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा बंदा पहले बंदे की इंटेंशन पर काम कर रहा है, ठीक है, अगर कमीशन ये सेटिस्फाई हो जाए तो वो एसोसिएट नहीं कहलाएंगे। ठीक हो गया। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्म आती है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, और कोई भी बंदा या कोई भी पार्टी या पर्सन जो अंडर फॉरेन लॉ जो है वो फॉर्म हो लेकिन उसमें कंपनी नहीं आती, ठीक है। कंपनी के अलावा बाकी जो लोग ये बताए हैं उसने, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी फर्म की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग कंपनी का सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कंपनी बैंकिंग कंपनीज का ऑर्डिनेंस कौन सा है, ठीक है। वो एमसीक्यूज बना के आपसे पूछ सकता है कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1962, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1960। ये आपको इसका ईयर पता होना चाहिए और ये साथ ऑर्डिनेंस भी पता होना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे यहाँ पे वो एक्ट लगा दे, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए, ऑर्डिनेंस 1962 है जो इनएक्टेड है पाकिस्तान में। अच्छा, बोर्ड का आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड कौन से सेक्शन के तहत एस्टेब्लिश होता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 है, जो 2007 के जो सेक्शन 3 है उसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, चीफ कमिश्नर, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, चीफ कमिश्नर है या कमिश्नर अपील है, इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है। सेल्स टैक्स में सेक्शन 30 है, उनके तहत इनको अपॉइंट किया जाता है। सिर्फ इतना आपको बताना चाहिए। कॉमन टैक्स पेयर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी कंपनी का भी आपको डेफिनेशन एक तो ये बताना चाहिए कि ऐसी कंपनी हर वो कंपनी जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में, आप देखें इनमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। देखें इधर एक बैंकिंग कंपनी थी, ये बैंकिंग कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है और बैंकिंग कंपनी का ऑर्डिनेंस है 1962, ठीक है। दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, जहन में रखना है आपने कि कौन क्या डिफरेंस है। मुडारबा भी एक कंपनी है, ये भी आपको बताना चाहिए। अच्छा, अब ये भी ट्रस्ट, a cooperative society or finance society or any other society established or constituted। अब हो सकता है आपसे वो कंपनी की डेफिनेशन पूछे और वो उसमें क्या क्या लिख दे। उसमें से वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिख दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बैंकिंग कंपनी लिख दे। अच्छा, फिर आपको वो ट्रस्ट लिख दे, ठीक है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिख दे। इस तरह वो आपको आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी। अब हिंदू अनडिवाइडेड जो है वो कंपनी नहीं है, वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो इस आपसे वो पूछ सकते हैं। अब ट्रस्ट का भी वो हो सकता है इस तरह ही आपको घुमा फिरा के पूछे कि ये क्या है, कंपनी है, यूपी है या क्या है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी आपको पूछ सकता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये कंपनी की डेफिनेशन में आती है। ट्रस्ट ट्रस्ट है या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सवाल पूछा है अली असगर ने। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन वो होता है जो एक जैसे कंपनी है एक, ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल कंपनी को अगर आपने बी काम किया है या आपने कॉमर्स का आपका बैकग्राउंड है तो आप इसको इजीली समझ सकेंगे कि कंपनी एक अलग से एक पर्सन होता है, ठीक है। कंपनी एक अलग से पर्सन होती है, उसके अगेंस्ट वो ऐसे ही है जैसे एक इंसान तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। उसको आप उसके कंपनी को एक नाम है जो उसको आप बकायदा रजिस्टर करवाते हैं। अब उस जो कंपनी है उसको आप अगर आपने कोई केस करना है तो जैसे इंसान के अगेंस्ट केस कोई बन सकता है, इसी तरह कंपनी के अगेंस्ट कोई केस बन सकता है, ठीक है। इसी तरह इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कहते हैं कि यार इसको जुडिशियल आप इसको जो भी आप जुडिशियल आप कह लें कि इसके अगेंस्ट आपने कोई सूट फाइल करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी है। आर्टिफिशियल हम इसलिए कहते हैं कि इंसान नहीं है, ये इंसान ने बनाई है, आर्टिफिशियल है, इस वजह से हम आर्टिफिशियल कहते हैं। कंपनी है, ठीक है। तो ये एक आप कह लें कि अपने आप में एक इंसान ही है कि इसके आप इस
इसमें रू नहीं है आप कह लें, बाकी चीजें इसका सारा, इसको आप सू भी कर, इसके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं, ये आपके अगेंस्ट केस कर फाइल कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। अच्छा, ट्रस्ट भी एक कंपनी होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फाइनेंस सोसाइटी है, या कोई भी ऐसी सोसाइटी है जो पाकिस्तान में या जो ला बना है उसके तहत फॉर्म की जाए, वो एक कंपनी कहलाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। और अच्छा, फॉरेन एसोसिएशन का भी पूछ सकता है कि क्या वो कारपोरेट हो या इनकारपोरेट हो, ठीक है, तो वो क्या वो कंपनी कहलाएगी, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई भी फॉरेन एसोसिएशन है वो इनकारपोरेट हो या ना हो, ठीक है, उसको अगर बोर्ड ने कंपनी कह दी तो वो कंपनी कहलाएगी, ठीक है।